जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 9 मई के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो हम 9 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे पहले किस संगीतकार को भारत रत्न मिला है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। इनकी बात करें पूरा नाम है मदुरै सन्मुख वदिवु सुब्बालक्ष्मी, जो कि मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी और वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। इसके बाद अगर बात करें तो 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सुश्री लता मंगेशकर और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अक्टूबर 2022 तक कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है भारत के मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से जुड़े हुए हैं और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के कारण भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के द्वारा कवर किए गए हैं। बात कर लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों को अपनाएं। तीसरा है भारत की अखंडता और सार्वभौमता की रक्षा करें। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा करें और नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। पांचवा है भाईचारे की समूह की भावना। छठा है एक विविध संस्कृति का संरक्षण। सातवां है आसपास का वातावरण प्राकृतिक रखें। आठवां है वैज्ञानिक मानसिकता अपनाएं। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है श्रेष्ठता का लक्ष्य और लास्ट में जो जोड़ा गया कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाएं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो देखिए ऑप्शन में सिक्किम था तो सिक्किम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश उत्तर पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 8856 किमी, मेघालय के साथ 443 किमी, असम के साथ 262 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 180 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पांडवों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली है। जो दिल्ली शहर की स्थापना पांडवों ने की थी, उन्होंने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था और पांडवों के सबसे बड़े पुत्र और राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडव साम्राज्य की राजधानी के रूप में आधुनिक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। बाद में राजा तोमर ने इस इंद्रप्रस्थ शहर को अपने राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया, जिसे बाद में चौहानों ने जीत लिया था और कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, जो कि अब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जीएसटी बिल में कितने स्लैब होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जो जीएसटी काउंसिल ने लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की अनिवार्यता के हिसाब से उनको 5 प्रकार के टैक्स स्लैब में श्रेणीबद्ध कर दिया है। एक जो होता है 0% जिनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, एक होता है 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आपसे पूछे दोस्तों जीएसटी के कितने प्रकार के होते हैं तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो आपको बता दें अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य के नाम से जाना जाता था, जो कि कौटिल्य थे उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता था। वह एक भारतीय राजनेता और दार्शनिक, मुख्य सलाहकार और भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, जो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति लिखा, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। तो देखिए आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब।
जो आभासी प्रतिबिंब होता है वे प्रतिबिंब होते हैं जो केवल दर्पण के पीछे एक किनारे पर बनते प्रतीत होते हैं। हालांकि वास्तव में प्रतिबिंब वहां मौजूद नहीं है, और इस मामले में जब किसी वस्तु से प्रकाश को दर्पण से टकराने दिया जाता है और जब प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तित होती है तो ऐसा लगता है कि किरणें दर्पण के पीछे कहीं विचलन कर रही है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह सीधे होते हैं। देखिए इस प्रकार से जो आभासी प्रतिबिंब होता है ठीक इस प्रकार से सीधे होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पृथ्वी का पर कौन सा मंडल उपस्थित नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया कि क्या ऑप्शन था। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं बात करूं वायुमंडल की संरचना की, तो वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से शुरू करके 5 परतों में विभाजित किया गया है। एक हमारा क्षोभ मंडल जो से 0 से 18 किलोमीटर, समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल है 50 से 85 किलोमीटर, ताप मंडल है 85 से 500 किलोमीटर, बाह्य मंडल है 500 से 1600 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो। अगर हम मुद्रा के फुल फॉर्म देख लें तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है, और जो मुद्रा बैंक होता है वो एक बैंक है, और मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है तो युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्य धारा में लाना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था। तो आपको बता दें जनरल डायर के कहने पर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के जलियांवाला बाग में। और किस दिन हुआ था तो बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी का त्यौहार मनाने और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग के सभी निकासों को अवरुद्ध कर दिया और निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि 35 वर्ष। अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था। तो देखिए इसका आयोजन होता है बर्मिंघम, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा था तो जर्मनी पहले स्थान पर कुल 47 पदकों के साथ था, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट, तीसरे पे यूक्रेन, चौथा इटली, पांचवा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए बहुत से बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में भारत रत्न है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि बिरजू महाराज को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा है। 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। इन्हें यहाँ पे कुछ पुरस्कार मैंने मेंशन किया हुआ है। 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। 1986 में पद्म विभूषण मिला है। 1987 में कालिदास सम्मान, 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कतर। बात करें फीफा विश्व कप की तो इसका आयोजन नवंबर दिसंबर में हुआ था। कतर में हुआ था। 22वां संस्करण था। 22 टीमों ने भाग लिया था और इसका शुभंकर था लाइव, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी होता है। अगर बात करें विजेता की तो देखिए अर्जेंटीना विजेता थी, तीसरी बार खिताब जीता है। किसे हराकर तो फ्रांस को हराकर उपविजेता थी। 30वें स्थान पर क्रोएशिया थी, मोरक्को को पराजित कर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक है और 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक साहित्य की कृति है जिसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना जाता है। इसका पूरा शीर्षक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज
कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पीएम युवा 2.0 योजना में सबसे कम आयु कितनी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगर हम पीएम युवा 2.0 योजना की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बौद्ध वास्तुकार में चैत्य का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पवित्र स्थान। आपको बता दें चैत्र है पवित्र स्थान। चैत्र जो शब्द चिता से लिया गया है जिसका अर्थ है अंतिम संस्कार की चिता और विस्तार से एक अंतिम संस्कार का टीला। चैत्र भिक्षुओं के पूजा और सभा स्थल थे और संरचना के भीतर एक छोर पर स्तूप होते थे। चैत्य बौद्ध धर्म में उन लोगों के लिए आवश्यक थे जो पूजा के लिए एकत्रित होते थे। उनके पास एक छोटा आयताकार दरवाजा है जो गुंबदाकार हाल में खुलता है जिसे चैत्य हाल कहा जाता है। और प्रारंभिक चैत्य भारतीय तक्षशिला वास्तुकार के उदाहरण है जिसे गुफा के अंदर बनाया गया था। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे स्तंभ की बात करें तो बौद्ध में इसके लाट कहते हैं, स्तूप तोपे को कहते हैं, चैत्य पवित्र जगह और विहार मठ को कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 9 मई में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।